अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मेरे जिम्मे जो आपका कोर्स लगा है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। बेटे वो जूम लिंक ने आप खोल दिया था? नया जूम लिंक बन गया इनका? ये नए वाला है? अच्छा। तो बच्चों ये जो हम बात करने लगे ना आज, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किए जाते हैं कि दुनिया में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करते हैं, उनमें क्या इन्स एंड आउट हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में कवर की जाती हैं। असल में जितनी भी बिजनेस साइंसेज हैं, अकाउंटेंसी हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, या ऑडिट सिस्टम हो, या आप कह लीजिए टैक्स सिस्टम हो, ये सारे के सारे सिस्टम इकोनॉमिक्स से ड्राइव किए गए हैं। यानी बेसिक जितने भी सब्जेक्ट्स आप सीए में पढ़ेंगे वो सब इस सब्जेक्ट से ड्राइव किए गए। इसलिए कहा यह जाता है कि अगर ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा दिया जाए तो बच्चे को टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी आ जाएगी, बुनियादी बातें समझ आ जाएंगी कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है ना, वो आपकी किताब से पिक किया है। इसका नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इसको पढ़ने का एक फायदा ये भी समझ लीजिए कि इसलिए भी शायद इसको पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे चल के बच्चों ने जो है वो किसी भी डिफरेंट मुल्कों में काम तो करना है। तो जिस भी मुल्क में काम करने जाएंगे वहां एक इकोनॉमिक सिस्टम तो होगा, तो उन्हें अंडर दैट इकोनॉमिक सिस्टम काम करना पड़ेगा। राइट बच्चों? ठीक है जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि यार इसको ना पहले पढ़ा दो ताकि बच्चों को इस चीज की बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने आया हूँ इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आज डेफिनेशन पे बात करूंगा। इकोनॉमिक्स की कोई पहली किताब अगर मिलती है तो ये साहब की किताब है। और ये किताब है, इन्होंने जो लिखी है वो है 1776 में पहली इसकी किताब सामने आई है इकोनॉमिक्स की। यानी फर्स्ट बुक एवर वी सीन इन द हिस्ट्री is in the 1776, and this is written by एडम स्मिथ। पहली किताब इकोनॉमिक्स। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक तहकीकी मुकाला है। इंक्वायरी यानी तहकीकी आर्टिकल कह लीजिए। एक तहकीकी आर्टिकल जो ये मालूम करता है कि मुख्तलिफ कौमों के पास कितनी दौलत है। मुख्तलिफ कौमों के पास कितनी दौलत है। मौजू बहस ये था कि गरीब कौमें कम वसाइल रखती हैं और अमीर कौमें ज्यादा वसाइल रखती हैं। तो इसकी जरा नेचर में देखा जाए कि ऐसा क्यों होता है। राइट बच्चों? मैं रिपीट कर देता हूं हम क्या कहना चाह रहे हैं। एडम स्मिथ साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं टू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ। क्या मतलब कि दुनिया में जो अमीर कौमें हैं उनके पास पैसा ज्यादा क्यों है और गरीब कौमों के पास पैसा कम क्यों है। ये बेसिकली मौजूद बहस है। 76 की बात है, आप तो तब बहुत छोटे होंगे। तो उस वक्त ये किताब जो है वो लिखी गई। राइट बच्चों? को बात समझ आती कि नहीं आती? कि पहली भी गई। हाँ जी। अच्छा बेटा, एक मिनट, मुझे एक लड़की मैंने देखी थी पिछली क्लास में, तो वो कह रही थी मैंने बैच 26 में एडमिशन लिया। तो वो अब नजर नहीं आ रही। हाँ, मैं ये देख रहा था। वालेकुम सलाम। तो 1776 में उन्होंने किताब लिखी, और किताब में क्या लिखा? क्या बच्चों? कि अमीर कौमें गरीब कौमें, लेकिन बुनियादी बातें जो हमें इन्होंने बताई, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने किताब का नाम बताया। क्या नाम है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 लिखा क्या इन्होंने? इन्होंने लिखा कि इसके चार हिस्से बनाए किताब के। पहला हिस्सा है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या निकल सकता है उर्दू में? दौलत पैदा करना। और आसान अल्फाज में बच्चे ने बताया क्या? पैसा। पैसा कमाना। पैसा कमाना। तो एडम स्मिथ साहब कहते हैं अगर चार चीजें तुम्हारे पास आ जाए तो तुम पैसा कमा सकते हो। कौन कौन सी? एक कौम के पास क्या होनी चाहिए? जमीन। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होनी चाहिए? भाई ऑफिस तो बनाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए?
जमीन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए बच्चों? मजदूर, लेबर, मेहनत कश। क्योंकि मेहनत कश के बगैर कोई मशीन नहीं चल सकती। तो कौन सी दो चीजें गिनवाई उन्होंने? जमीन और मेहनत कश। तीसरी चीज बच्चों क्या? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? इनकम, पैसा, इनकम। नहीं, सरमाया। सरमाया। सरमाया इनकम होती है जो कमाते हैं हम, और सरमाया होता है जो हम लगाते हैं। तो सरमाए में दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं मेरा ख्याल है। सरमाए में वो पैसा होता है जो हम मशीन खरीदने पे लगाते हैं। सही बच्चों? तो मशीन सरमाया कह सकते हैं, मशीन सरमाया। तो मशीन क्या है बच्चों? ये मशीन क्या है बच्चों? सरमाया। अच्छा, जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, टूल्स, वो भी क्या है बच्चों? वो भी सरमाया है, कैपिटल है। टूल्स भी, मशीन भी, इंफॉर्मेशन भी, मालूमात भी, ये भी सरमाया है। ठीक है बच्चों? तो मैं ये कह सकता हूं कि दौलत पैदा करने के लिए तीन चीजें, अभी तो चार हैं लेकिन मैंने तीन गिनवाई हैं। कौन कौन सी बच्चों? लैंड, लेबर, लैंड से मुराद जमीन या बिल्डिंग, और लेबर से मुराद मजदूर, मेहनत कश। ठीक बच्चों? और कैपिटल से मुराद सरमाया, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। और आखिरी क्या बच्चों? क्या बच्चों? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है बच्चों? एंटरप्रेन्योर वो ब्रेन है जो इन सबको क्या कर रहा है बच्चों? चला रहा है। ब्रेन आइडिया लेके आया है, प्रोडक्ट का नाम लेके आया है, मार्केट सर्वे करके आया है, तब भी कारोबार कर रहा है ना बच्चों। क्या हाल है? बातें समझ आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही मेरी बातें? तो किताब छपी थी कब? नाम क्या था किताब का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ। लिखा क्या? चार हिस्से बनाए। पहला हिस्सा क्या है? ना 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 ना, पहला हिस्सा पार्ट, बुक का पार्ट, प्रोडक्शन, दौलत की पैदावार। और चार चीजें उसके लिए चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। राइट जी? लैंड का मतलब जमीन, लेबर का मतलब मजदूर, कैपिटल का मतलब मशीनें और टूल्स, और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या बच्चों? एंटरप्रेन्योर को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में से कहते हैं आजिर। आजिर। आजिर का मतलब होता है कारोबार चलाने वाला। एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। अंग्रेजी में आजिर कहते हैं शायद, उर्दू में एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, राइट बच्चों? याद रहेगा। ये चार चीजें हो तो दौलत पैदा की जा सकती है। अब दौलत पैदा होगी तो अब मसला पैदा होगा, दौलत की तकसीम कैसे होगी? क्या ख्याल है बच्चों? देखो, जब एक चीज में पार्टनर चार हैं, चार चार ने मिलके कमाया ना पैसा, तो जब पैदा होगा तो इन चारों में तकसीम नहीं करना किन चारों ने कमाया है। अब इनमें तकसीम होगा। अब पैसा इनमें तकसीम होगा। अब समझो कि ये आ गया है पैसा, ये आ गया पैसा, ये एक गत्थी बनाई मैंने नोटों की, ठीक है, ऊपर से लटक रही, ठीक है, ये पैसा आ गया। अब ये पैसा तकसीम करना है। ठीक है बच्चों? तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एलेबोरेट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटेड वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चारों का कंबाइंड नाम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर प्रोडक्शन। तो अब ये जो पैसा पैदा हुआ है ये इनके दरमियान क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि हर बंदे ने भूखा थोड़ी सोना है, सबने मेहनत की है, सबको पैसा मिलेगा। अब बच्चों, जो लैंड है, लैंड क्या है बच्चों? लैंड है, ठीक है ना? तो एक चीज है लैंड। तो लैंड का क्या करेंगे बच्चों? लैंड का ये करेंगे बच्चों कि लैंड को पैसा अदा करेंगे। राइट बच्चों? लैंड को पैसा अदा करेंगे। तो जब आप लैंड को पैसा अदा करोगे तो लैंड को क्या मिलेगा? पैसा, है ना? लेकिन उसका नाम पता है क्या लिखेंगे? लिखें, लैंड का नाम लिखें। मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक पेन बड़ा खराब चल रहा है आज। तो लैंड को मिलेगा बच्चों
किधर गया यार। तो बच्चों, हम क्या कह रहे थे, लैंड को मिलेगा पैसा और लैंड को मिलेगा पैसा, मिलेगा पैसा ही, लेकिन नाम पता है क्या रखेंगे इसका? रेंट। है पैसा, नाम क्या रखेंगे? रेंट। है पैसा, नाम क्या? रेंट। अच्छा, बताओ लेबर को जो मिलेगा उसको क्या नाम रख दें? हाँ, वेजेस एंड सैलरीज रख दो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बच्चों? क्योंकि बाज लोग टेम्परेरी वर्कर होते हैं तो उनको क्या मिलती हैं? उनको मिलती है वेजिस, परमानेंट को मिलती सैलरी, सही है जी। तो अब लैंड को क्या क्या दिया हमने? दिया पैसा ही है, लेकिन नाम मुख्तलिफ रखेंगे ना। तो पैसा जो दिया उसका नाम क्या रखा? रेंट। और लेबर को वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, कैपिटल को क्या देंगे? देंगे पैसा ही, नाम लिखेंगे इंटरेस्ट। कैपिटल को क्या देंगे? क्योंकि आमतौर पर सपोज ये किया जाता है कि हम जो मशीनें वगैरह खरीदते हैं, वो मशीनें हम बैंकों से पैसा लेके लेते हैं, और बैंकों से पैसा लेके खरीदते हैं तो फिर क्या होएगा? उसको क्या कहेंगे बच्चों? इंटरेस्ट, सूद देंगे ना कैपिटल के अगेंस्ट। तो लेबर को क्या दिया? तकसीम हो रहा है पैसा, लेबर को क्या दिया? वेजेस दे दी। और लैंड को रेंट, क्योंकि बिल्डिंग हो सकती है, जमीन हो सकती है, जो भी आप किराए पे लेंगे किराया देंगे, किराए को रेंट कहते हैं। और मशीनें वगैरह हमेशा बैंकों से पैसा लेके देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको इंटरेस्ट कह देते हैं। इंटरेस्ट का मतलब सूद। और एंटरप्रेन्योर को एंड पे जो बचेगा उसको कह देंगे प्रॉफिट। क्या कह देंगे? प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया? प्रॉफिट। तो पैसा क्या हो गया बच्चों? तकसीम हो गया ना। जो कमाया था वो तकसीम हो गया। बात मुश्किल तो नहीं हुई? तो पहले हमने पैसा कमाया, और पैसा कमा कर क्या किया बच्चों? बेटे आजिर लिखते हैं, ताजिर। ताजिर जो है ना वो मुहावरतन लिखा जाता है, वैसे आजिर लिखते हैं आमतौर पे। अच्छा जी, राइट हो गई बात। तो एडम स्मिथ साहब ने जो किताब बनाई ना, उस किताब के चार हिस्से थे। एक में क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। तो चार चीजें प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ करती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जब पैसा आ जाता है फिर इन्हीं में तकसीम होता है। तो जो पैसा देते हैं हम लैंड को, उसे रेंट कहते हैं। जो पैसा हम कैपिटल को देते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं। जो लेबर को देते हैं उसे वेजेस कहते हैं। और जो आखिर में बचता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। राइट बच्चों? अब ये हमें पता चल गया कि है तो पैसा ही, लेकिन नाम हर एक के मुख्तलिफ हैं, ताकि पता चल जाए किसका हिस्सा है। ठीक है, ताकि पता चल जाए किसका हिस्सा है। अब पैसा आ गया, ठीक है जी। पैसा किस लिए लिया हमने? आपके अब्बू पैसा लाते हैं तो क्या करते हैं? जी बच्चों, अम्मा को दे देते हैं। ठीक है, चले अब अम्मी और अब्बू को एक ही समझ लो। अब क्या करते हैं पैसों का? घर का खर्चा। हम इकोनॉमिक्स में से कहते हैं एक्सचेंज करना। पैसे दे आते हैं, चीजें ले आते। पैसे दे आते हैं, चीजें ले आते हैं। और जब अब्बू जॉब पे जाते हैं तो क्या करते हैं? सर्विसेज दे आते हैं, पैसे एक्सचेंज ही हुआ ना। भाई मैं सीएफई में आकर बच्चों को पढ़ाऊंगा, सीएफई वाले मुझे सैलरी देंगे, उस सैलरी से जो घर की चीजें मैं वो खरीद लूंगा। अब ये भी हो सकता था मैं सीएफई वालों से कहता मैं तुम्हारे पास काम करूंगा, तुम मेरे घर की चीजें ला के दो। प्रैक्टिकली तो यही बात है ना, कि आपके अब्बू जहाँ जॉब करते हैं हकीकत में उनसे घर की चीजें मांगते हैं। अगर पैसा ना होता तो क्या होता? सोचें, अगर पैसा होता ही ना आज दुनिया में, तो महीने के, जी जी बेटी, हाँ, फिर महीने के एंड पे अब्बू एक ट्रक लेके जाते। उस ट्रक में अंडे, दूध, डबर रोटी, कपड़ा, ये सारा कुछ होता ना। क्या ख्याल है? लेकिन जमाना बदल गया तो पैसा आ गया। पैसा आ गया तो अब वो क्या करते हैं? देते वही है, दूध, कपड़ा और ये सारी चीजें, लेकिन वो पैसे दे देते हैं कि अमजद साहब ये पैसे आप ले लें, और जो चीज चाहिए बाजार से ले लें, ट्रक ना लेके। ठीक है, एक तरह से टोकन है। ये पैसे क्या है? ये पैसा टोकन ही है ना बच्चों, जो हम खर्च करते हैं, नहीं बच्चों? कि ये टोकन रख लो, जो चाहिए इससे ले लेना। राइट बच्चों? अब वो पैसे ले आते हो, पैसे लाके अम्मी को देते हैं, जो भी, वो तो निजाम है ना एक घर का। अम्मी वजीर आजम होती है घर की, अब्बू सदर होते हैं। तो इंतजाम कौन चलाता है? वजीर आजम चलाते हैं, है ना जी। दुनिया में कैलकुलेटेड है, जहां औरत हुक्मरान रही है उन इलाकों ने ज्यादा तरक्की की।
उन इलाकों ने ज्यादा तरक्की की है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, हुक्मरान औरत होगी तो हदीस में लिखा है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और भाई, औरत हुक्मरान ना होती तो फिर हमारे नबी के घर में खर्चे उनकी हमारी माएँ क्यों चलाती? और वैसे भी हुक्मरान सदर होता है, हुकूमत सदर चलाता है, गवर्नर चलाता है, वो बाप है कौम का। तो हुक्मरान तो वही है। स्टेट का हुक्मरान कौन है? रियासत का सदर है। और वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर ये इंतजामी होते हैं, ये औरत चला सकती है। इंतजामी होता क्या होता है? पैसा किधर लगाना है, डैम सड़क कौन सी बनानी है, ये मर्द से बेहतर औरत चला सकती है। आप देख लीजिए मोहतरमा फातिमा जाना ज्यादा जीती अयूब खान से, अगर आप उन्हें हुकूमत देते। ठीक है। और आप देख लीजिएगा ये जो आई है, क्या नाम थी, ये नून लीग की क्या, मरियम, बड़ी खूबसूरत प्यारी है। अच्छा आप देखना, ये जो मरियम आई है ना, मरियम, ये बाजार से अच्छी रहेगी। मेरी बात मानो, बाजार से कुन्नू सा था, उसे तो आते ही कुछ नहीं। आप देखना ये ज्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? औरत ज्यादा समझदार होती है। जब कोई सड़क बनाने लगेगी उससे बहस करेगी, वो कहेगा मैं 10 लाख लूँ, नहीं 10 लाख तो नहीं, वो वैसे ही सूट खरीदती है, मैं तो 6 लाख दूंगी। तो आपके पैसे क्या होंगे? औरत ने यहाँ भी ऐसे ही करना है जैसे वो शॉपिंग करती है, ठेकेदार वो पड़ेगा। एंड पे आगे का, अच्छा बाजी पैसे ना भी देने। अच्छा बच्चों, तो ये जो है ना, ये बड़ा अजीब सा निजाम है। तो ये ऐसे ही चलता रहा है शुरू से, दुनिया में ये निजाम ऐसे ही चलता रहा है शुरू से। क्या ख्याल है बच्चों? लेकिन हमारी तो सियासी पार्टी एक है। हमारी सियासी पार्टी कौन सी है? ना 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 ना, हमने किसी सियासत में हिस्सा ही नहीं लेना। हमारी पार्टी सी है। हमारी पार्टी सी है। सी ए पार्टी क्या होती है? सी ए पार्टी होती है जो काम करे वो अच्छा, जो ना करे वो बुरा। सीधी बात, हमने परफॉर्मेंस पे देखना है। हमने किस पे देखना है? इन्फ्लेशन 6 पे आ गया, भाड़ में जाए, काला बांदर भी बैठा हो सानू की। अस्सी ते रेट ते देखना है ना। इन्फ्लेशन 6% पे आ गया, अगले 6 महीने साल तक गाड़ियों के लिए आम आदमी को लोन मिलना शुरू हो गया। भाड़ में जाए सारे, जो बैठा हुआ बैठा रहे दो। हमें गाड़ी मिल रही है, हमें घर बनाने के लिए लोन मिल रहा है, हमें सेब 150 रुपए किलो मिल रहे हैं, हमें बनाना 100 रुपए दर्जन मिल रहा है। भाड़ में जाए, साड़ी कोई लाइकिंग डिसलाइक, हम फिगर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? अकाउंटेंट हमेशा क्या देखता है? फिगर्स देखता है। और ये जो होते हैं ना बुत परस्त लोग, शख्सियत परस्त लोग, ये प्रस्ती पे जाते हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान, ये ही जहन्नुम में जाएंगे। यही जहन्नुम में जाएंगे। बुत परस्ती भी गुनाह है, खुद परस्ती भी गुनाह है, शख्सियत परस्ती भी गुनाह है। तीनों गुनाह। कभी किसी शख्स की पूजा ना करो, शख्सियत परस्ती है ना, तो ये बकायदा गुनाह है। शीशे के सामने खड़े होके कहना आज तो बड़ा सोना लग रहा है, खुद परस्ती है, ये भी गुनाह है। पैसा सामने रख के उसको मुस्कुराना, ये भी गुनाह है, पैसे की पूजा हो रही है। क्या ख्याल है? टोयोटा की गाड़ी सामने रख के कहना आह ब्रांडेड कार ले ली मैंने, ये भी गुनाह है। क्यामत वाले दिन ये होंगी, हो टोयोटा का ब्रांड होगा क्यामत वाले दिन। ये भी सारे गुनाह, ये छोटे छोटे गुनाह छोड़ दो, ये छोटे छोटे गुनाह छोड़ दो हमेशा लोगों। और एक और बात, कभी सियासी पोस्ट ना लगाओ, पॉलिटिकल पोस्ट कभी ना लगाओ, अपने पैरों पे कुहाड़ा मारोगे अगर लगाओ। जज्बाती आमदनी को, जज्बाती आदमी या औरत को कभी कोई ऑडिट फॉर्म नहीं रखती। इमोशनल फूल होता है ना, डैम फूल होता है ऐसा बंदा। क्या होता है? डैम फूल होता है, नाकाम आदमी होता है। नाकाम आदमी की निशानी होती है जज्बात में बह जाना। कभी ना लगाओ। अगर चाहते हो फॉरगॉसन में जाना, केपीएमजी में जाना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, कोको कोला, पेप्सी, डोंट बी ए पॉलिटिकल मैन एट ऑल। अमेरिका जाना चाहते हो या फ्रांस जाना चाहते हो, यूरोप जाना चाहते हो, खुदा के लिए सियासी पोस्ट ना लगाना। सबसे पहले आज सोशल मीडिया देखते हैं आपका, और उसके अंदर अगर आप फंडामेंटली साबित हो जाए ना, आपको ना अच्छी फर्म नौकरी देती है, ना अच्छे मुल्क का वीजा मिलता है। इसलिए कहा तुम्हारी पार्टी क्या है? सीए। बस छोड़ दो आज के बाद। हम सियासी होंगे किस दिन? जिस दिन इलेक्शन होगा। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक हफ्ते के लिए सियासी हो जाएंगे, अपनी मर्जी की पार्टी को वोट डालेंगे, बात खत्म। और उस हफ्ते के बाद हम कभी बात भी, ओ जी चुल्लू खिड़ गया, ओ जी यह हो गया, अच्छा भाई ये हमारे काम नहीं है। हमारा काम क्या है?
बेहतरीन तालीम हासिल करना और बेहतरीन पैसा कमाना, ये हमारी ओलियन तरजीह है। जब हम कामयाब हो जाएंगे तब सारी बातें आ जाएंगी जिंदगी में। क्या ख्याल है? तब हम राय देंगे। ये तो बर्बाद कर दिया पकड़ के आपने, पूरी कौम का खाना खराब कर दिया। जिस तरह ये बच्चों को हम लेके चल रहे हैं, ये बच्चे तो सोने हैं, अभी तो उन्होंने कुछ बनना है और आपने इन्हें पहले ही बर्बाद करते जा रहे हैं। क्या ख्याल है जी? ऐसा करें ना नवाज शरीफ को कि अपनी फैमिली लंदन से बुलाए और एहतजाज में लेके जाए। इमरान खान से बोले ना कासिम को बुलाए और लेके जाए पीटीवी के अंदर। ले जाएगा? कभी भी नहीं ले जाएगा। उसे पता है सलमान और कासिम कुछ और हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं, इनको मरवाना चाहिए, ये मरे, आगे चलेंगे, इनकलाब लाएंगे ना ये लोग। तो इनकलाब के लिए हम ईश्वरी पांडे बने, वो क्यों नहीं बनते? क्यों? तुम्हारा डीएनए ज्यादा अच्छा है। उस डीएनए के लिए तुम्हें पाकिस्तानी औरत भी ना मिली है। उसको वहां होना चाहिए ना यूरोप में, ऊंचा जो हुआ लेवल। और तुम कौन हो? गरीब। ठीक है। ये औकात है इन लोगों की। एक 400 कनाल के घर में रहता है, एक 300 कनाल के घर में रहता है, अंदर चिड़ियाघर बने हुए हैं। भाई स्विमिंग पूल में छलांगे मारते हैं, टॉवल का सूट पहनते हैं और माल्टे का जूस पीते हैं। और यहाँ ये बेशरम लोग जिनको रोटी नहीं मिलती, ये नारे लगाते फिरते हैं। कभी पिया माल्टे का जूस? अनार का जूस कितना अरसा हो गया तुम्हें पिए हुए? ईमानदारी से बताओ। ये पे यार दो 2 साल हो गए। दो 2 हफ्ते पहले अनार का जूस पिया तूने? कितने का आया था? देखो, अंदाजा करो, अंदाजा करो, ये क्लास में एक आध बच्चा है। तो खुदा के बंदो, क्या जरूरत पड़ी है हमें? किन्ने नफलों का सवाब है तुम? अल्लाह मुझे माफ करे, हमने थोड़ा सा जमात इस्लामी से तल्लक रखा। उसके बाद हमने कहा भाई थोड़ा रास्ता हो तो इधर आज तो बस चंदा ना लेना। हालांकि ये इन सबसे बेहतर पार्टी है। आज इमरान खान अंदर हो गया, पीटीआई नजर आती गई। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 4 हेड चेंज हो चुके हैं जमात इस्लामी के, मेरी तालीम याफ्ता होने के बाद भी आज तक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। और कभी ये नहीं हुआ कि जनाब ये काजी साहब का भतीजा है ये बनेगा, ये उसका बेटा है, ये उसकी बीवी है। ना जी ना। डिसिप्लिन प्रमोटेड। लेकिन मैंने उस पार्टी को भी छोड़ दी। मैंने उस पार्टी को भी छोड़ दी। मैंने कहा मुझे क्या लगे, क्या हाल है। मैं अपने घर में सियासी बात नहीं करने देता किसी को। मेरी बीवी बड़ी पक्की नून लिगी। मेरे घर में कोई सियासी बात, बच्चे खराब करने मैंने, मुझे क्या जरूरत। अपनी तालीम हासिल करो, हमारी पार्टी हमारी कामयाबी है, बस। हम ना किसी के लिए एहतजाज में जाएंगे ना कुछ और। क्या हाल है? हम तो लाहौर के लोग हैं, मेरा बड़े दिल चाह 9 मई को जाके देखूं हो क्या रहा। देखने के लिए मैं, बीवी मेरी ने रोकी, मैंने कहा ना जाओ, दिमाग खराब है तेरा। मैं कहा बस देखने जा रहा हूँ। देखने जाते तो आज अंदर होते। सियासत में हमेशा नुकसान होता है। अल्लाह का शुक्र है मैं पहली दफा गलती करने लगा था। सिर्फ देखना था जाके, और देखना तो सीम उधर पाई जानी थी, मैंने जेल में होना था इस वक्त। यहाँ तो कोई और बशीर नजीर पढ़ा रहा होता, अल्लाह को पता जाता आप। लेकिन सबक हासिल हुआ कि हमने कोई पॉलिटिकल गेम नहीं करनी। ठीक है जी। जो सियासी बात करे उसको गालियां दे, सुनाए उसे जा, उसकी तबीयत साफ कर। क्यों जी? मुझे बताएं, सारे चोर हैं ना? पहले यूं क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं चोर हैं क्यों नहीं है? सारे चोर हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम चोर है। अगर हम चोर ना होते तो आज इंडिया से आगे ना होते। 8 करोड़ बैगर है आपकी कौम में। 8 करोड़, 24 करोड़ में से 8 करोड़ लोग मांग के खाते हैं। और जब बात होती है कहते फौज लड़ती नहीं, जाके इसराइल लड़े। और भाई तुम क्यों नहीं लड़ते? तुम अपना काम क्यों नहीं करते? कोई इंसान अपना काम सही तरह इस कौम में नहीं करता। ठीक है, स्टूडेंट चोर है। यहाँ आके कहेंगे हम पढ़ेंगे, माँ बाप से रोटी हराम खाएंगे, हरामखोर कहेंगे। और माँ बाप से वादा करके आएंगे कि हम पढ़ेंगे, 3 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ता कोई। बाप काम कर रहा है 12 घंटे, और तुम हरामखोर 3 घंटे पढ़ के उठ गए। तुम भी बैठो ना 8 घंटे, तुम्हें बीमारी पड़ती है। तो फिर चोर तो तुम हो सबसे बड़े। उन्होंने तो कौम को धोखा दिया, तुम माँ बाप को धोखा दे रहे हो यार। क्या समझे हो?
ये नहीं ऐसे, ये भी चोरी है। कमिटमेंट हुई कि नहीं हुई अब्बा से? आप कपड़ा देंगे, रोटी देंगे, मकान देंगे, हम पढ़ेंगे। बताओ कितने लोग पढ़ते हैं? आज कल टेस्ट रख लो, ये सीए की क्लास है, बच्ची मेरे साथ थी। कल टेस्ट होगा, बच्चे आधे आएंगे, आधे आएंगे। लेकिन चोर इमरान खान है, चोर नवाज शरीफ है। ये चोर नहीं है जो सामने चोरी कर रहे हैं। पूरी 8 करोड़ नहीं, 7 करोड़ कितने लाख लोग डायरेक्ट कुंडी डाल के बिजली लेते हैं। करोड़ों की तादाद में चोर हैं, करोड़ों की तादाद में लोग बैगर्स हैं, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और जब बात आती है तो कहते हैं कि तुसी इसराइल लड़ लो, तो तुसी अफगानिस्तान नाल लड़ लो, तो तुसी कश्मीर आजाद करा लो। तो भाई कौमें पूरी जब खड़ी होती है ना, फिर लड़ाई लड़ी जाती है। चाइना देखो ना कैसे खड़ा हुआ। ये होती है तरक्की। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उनका टॉप क्लास, डॉक्टर भी उनका टॉप क्लास, पीएचडी भी उनकी टॉप क्लास। देन नेशन इज बीइंग बिल्ट। कौम ना फौज से बनती है ना अवाम से बनती है, कौम कौम होने के नाते बनती है। क्या हाल है बच्चों, ऐसा ही है ना? और हर बंदा उठता है वो कहता है मैं रेवोल्यूशनिस्ट हूँ। लंदन जाते हैं, वहां जाके चोरी चोरी के रास्ते जाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल लगाते हैं, स्टोर बना लेते हैं, वहां गोरी से शादी कर लेते हैं, और फिर आगे हमें बताते हैं पाकिस्तान के कर्जे किवें उतरन। और मामा तो शुरू तो चोरी की थी, चोरी गया, चोरी शादी की थी, जो शादी तो पाकिस्तानी कर नहीं सकिया, ਉੱਥੇ जाके तू मेम कर ली, तो सानू आगे दस रहे कर्जे किवें उतरनगे। तो ये तो इनकी औकात है, तो इनसे क्या करें? तो लिहाजा ये बिल्कुल बेकार टॉपिक है। इसके ऊपर आज हमने बात इसलिए कर ली कि आपको मैं समझा दूं कि मेरा नजरिया क्या है। मसलन मेरे नजदीक अगर आप कहें ना कि ये नवाज शरीफ है, ये इमरान खान है, ये शहबाज शरीफ है, मैं 3 गोलियां नहीं, एक गोली लूंगा सिर्फ। स्टैंड इन द लाइन, और एक गोली से तीनों को उड़ा दूंगा। क्योंकि इन्होंने हमें दिया नहीं कुछ, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, और उसमें हम खुद भी कसूरवार हैं और ये खुद भी कसूरवार है। क्योंकि आज तक हमें कोई पीएचडी नहीं मिला ना वोट डालने के लिए, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं ना मिला। आपके आइडियल देखें, आपका आइडियल बसदार है। कितने साल रहा पंजाब में? किसी एक पीटीआई के बंदे ने आवाज उठाई कि बंदा हटा लो? हाँ साहब, बंदा ठीक नहीं है। गुलाम है ये लोग, गुलाम है, सोच गुलाम है इनकी। किसी और कौम में ऐसा वजीर आला लगाया होता, पान की डब्बी में बंद करके उसको मुंह पे मार आते जाके, ये पान है रे लीडरशिप तो ए रहा थोड़ा बंदा, दोनों उठो निकलो यहाँ से। क्या जी, कॉम्प्रोमाइज था जी, जरूरी था जी। अच्छा, 11 करोड़ आबादी का फ्यूचर रुल गया, जरूरी था। 4 साल तक कौम रुलती रही, जरूरी था। ठीक है, भुगतो अब। आपने सेट किए ना नॉर्म्स, अपने बेड़ो। तो ये ऐसे ही है, ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कुत्तों की तरह, और कभी भी इनका कोई इंजाम सही नहीं होने वाला। और ये सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इन्होंने हमारी हक हलाल की कमाई से कुत्ते पाले, हमारी हक हलाल की कमाई से इन्होंने तोते पाले। ये ऐसे नहीं फिर रहे, लक्कड़ रसम ते पत्थर रसम। जब अल्लाह के यहाँ जाओगे तो एक एक रत्ती का हिसाब होगा। ठीक है ना? और ये शख्सियत परस्तियां जो करते हैं करते रहे, हम नहीं करते। हम तो सच्चे अल्लाह के सामने झुकते हैं और सच बात करते हैं। कड़वी लगती लगती रहे। हमने जमात छोड़ दी, हमारे लिए ये क्या चीज है? हमने नमाजियों के साथ छोड़ दिया कि नहीं यार तुम बदखुल्क लोग हो। क्यों? कंप्रोमाइजेस करते हो ना। कंप्रोमाइज किस चीज का? जब लड़ना है तो लड़ो, छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं जी। लेकिन आप बच्चों को आज के बाद सीधा रास्ता पकड़ो, सराते मुस्तकीम। क्या हाल है? पहली वही पे अमल शुरू कर दो, कुरान की। कुरान की पहली वही, पहला हुक्म, अल्लमल इंसान बिल कलम। इंसान को इल्म किससे सिखाया? कलम से। कलम के बगैर कभी किसी क्लास में ना जाओ। कलम के बगैर, कलम आपका वेपन है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? कुरान ने। और कुरान के जरिए किसने कहा? हदीस, अल्लाह। अल्लाह की हदीस है, अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने पहला हुक्म तुम्हें क्या दिया? अल्लमल इंसाना बिल
कलम हाथ से ना छोड़ना कभी। अकाउंटिंग पढ़ो, कास्ट पढ़ो, टैक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पहला काम क्या है? कलम और किताब हमेशा साथ रखो, हमेशा। जितना मर्जी वजनी हो जाए, ये आपकी बंदूक है, आपका वेपन है, कभी इसे छोड़ना। हमेशा दुआ एक रखो, या अल्लाह, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही प्रस्तिश करते हैं। हमें उनमें शामिल करना जिसको, जो सराते मुस्तकीम पे चले और जिसको तूने इनाम दिया, और हमें उनमें शामिल ना करना जो राह भूल गए और ख्वार हुए। ये मटो अगर आपका है तो फिर आप डोलेंगे नहीं। आप इस पे सच्चा अकीदा रख के चल पड़ो, कामयाबी आपको मिल जाएगी। और ईमानदारी के साथ जितना आपके वालिद काम करें उतना काम आप करो। लेसन आ भी गया है तो वो 8 घंटे काम करते हैं, आपने 8 घंटे स्टडी टेबल से उठना ही नहीं उठना। पिछला रिवाइज करो, ये करो, पेपर पढ़ो, सवाल देखो। 8 घंटे वो काम करेंगे, 8 घंटे आप बैठेंगे पैरेलल, जैसे होता है ना बैट्समैन, एक विकेट के इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो कभी ऐसा हुआ एक बैट्समैन और दूसरा के मैं जरा आराम कर लूं? दोनों, आप दोनों पार्टनर हो, यू आर ऑन द विकेट, यू आर ऑन द विकेट। जितना काम आपके वालिद करें उतना करो, मुकाबले पे करो, और फिर देखो कि चेंज आता है। यहाँ नहीं आता तो तब्दीली तो कलम ने लानी थी ना, इंसान ने तो नहीं लानी। क्या हाल है? तो लिहाजा ये मेरे बच्चों, बात को पल्ले बांध लो। हमेशा कलम से अपने सारे मामलात को निबेड़ो। आपके रिश्तेदार आपसे अमीर हो सकते हैं, आप उनसे गरीब हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे आगे हो सकते हैं, आपको बातें कर सकते हैं, आप पे तनकीद कर सकते हैं, सब करने दो। पड़ोसी कर रहा है, अंकल कर रहा है, चाचू को करने दो। हर चीज का जवाब एक दिन कौन देगा? यही कलम जवाब देगा। जिस दिन इसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो खुद मान लेंगे कि आप चेंज ले आए हो, लिहाजा किसी बात का जवाब मत दो। कोई यार यही जवाब देगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम जाया ना करो। शादियों वादियों में जाना छोड़ दो, बहुत जरूरी है तो टाइम पे पहुंचो और वापस आओ। बहुत जरूरी है तो भाई की है, बहन की है, टाइम पे पहुंचो, वापस आओ, अपना काम करो। नाना के, चाचा के, दादा के, ताए के, खालू के बेटे की शादी पे भंगड़े डाल रहे हो, उसकी शादी टाइम पे हो जाएगी, तुम्हारी 6 माह साल लेट हो जाएगी। अपनी शादी टाइम पे इंश्योर करो, क्योंकि तुम्हारी शादी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारी शादी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साफ उससे कहें कि यार तेरी शादी पे 1 हफ्ता मैंने लगाया, 1.5 हफ्ता, मेरा पेपर फेल हो गया, मेरे 6 माह साल जाया हो जाएगा, मेरी अपनी शादी लेट हो जाएगी। उतनी देर में जो मेरे दिल में प्रपोजल जिसको देना है उसकी शादी किसी और से होगी, सारी जिंदगी मामू मामू की आवाजें आती रहेंगी कानों में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपना मफाद अजीज है। पहले किसका मफाद अजीज है? अपना। इसलिए तो क्या, पॉलिटिकल पोस्ट हमने लगानी ही नहीं है, सियासी बात हमने करनी है। करनी नहीं है, हमें पहले अपना मफाद देखना है। क्या हाल है? तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने औलियन जिम्मेदारी डाली कि पहले अपनी तालीम को फोकस करो, ठीक है। और आप देखिए पाकिस्तान की आबादी का 24 करोड़ है ना, मार के 50 लाख बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। 50 लाख बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। बदकिस्मती कौम के साथ है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह सीए करना चाहते हैं, पैसे नहीं है या नहीं? आप कहेंगे हैं, ऐसे बच्चे हैं, तो आप खुशकिस्मत हुए ना। चंद एक लोगों से अल्लाह ने आपको इंतखाब किया कि आप पढ़ेंगे, सही है। तो जब इंतखाब अल्लाह ने आपका किया है तो अल्लाह की सिलेक्शन को सही साबित करो ना अपनी मेहनत से। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो आज के बाद दिन का आगाज कैसे करना है? दिन का आगाज चाहे एक आयत से करो, कुरान से करो। दिन का आगाज चाहे एक आयत से करो। बार वहन आ गई ना, बस आ रही, ये कुरान खोला, एक आयत पढ़ी, रख दिया। 5 मिनट लाजमी, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट, स्टार्ट उससे कर लिया करो। और कुरान हमेशा दाएं हाथ में, ये किताबें
बाएं हाथ। क्यों? कुरान वो चीज है, इस दुनिया में तो चल ही रहा है, दुनिया में तो उसका राज है ही है, आगे भी उसका राज है, और ये इल्म सिर्फ यहीं तक है। लिहाजा दोनों को क्या करना पड़ेगा, अफजलियत उसी को देनी पड़ेगी। राइट बच्चों? चले बच्चों, आज के बाद फिर हम कोई सियासी बात अगर मैं भी करूं, मुझे रोकना है आपने कि सर हमने तय किया था सियासी बात नहीं होगी, हालांकि तक के ये सारे लोग ऐसे हैं कि आप इन्हें इतना नहीं जानते, मैं जितना जानता हूं। मेरी उम्र आपसे ज्यादा है। आप बिलीव करेंगे मैं और इमरान खान एक ही जहाज में आते जाते रहे, इकट्ठी हो गई सीट, टिकट, ओ सॉरी सीट, ऐसे साथ साथ बैठ। जुवेद मियां और मैं आए बचपन में, एक ही जहाज में आए, कराची से लगे। तो कई दफा ऐसा हुआ, तो मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ यार। अच्छा बच्चों, एनीवे वापस आए अपने पॉइंट पे। एडम स्मिथ ने किताब लिखी 1776 में। क्या किताब लिखी बच्चों? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ। उसमें क्या लिखा? दौलत की पैदा करना, दौलत का पैदा करने के लिए चार चीजें लिखा हो, जमीन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड। अब ये पैसे पैदा हो गए, अब इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। लैंड को दो रेंट, ठीक है जी, लेबर को दो वेजिस, अच्छा जी, कैपिटल को दो, और जो बच गया वो क्या है? अब आपने कहा एक्सचेंज की बात, देखिए जिस जिसके पास पैसे गए हैं उसने इसके बदले क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब है पैसे दे देगा, चीजें ले लेगा। तो वो कहता है एक्सचेंज ऑफ वेल स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस by one individual must be exchanged with someone else in order to satisfy their needs। तो एक गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई है, वो हम खरीदेंगे। अब आप कहेंगे सर लैंड तो बेजान होती है, तो वो कैसे चीजें खरीदेगी? सवाल आता है ज़हन में। मशीन तो है, वो पैसे कैसे खरीदेगी? और यार ये बात नहीं है। लैंड को पैसे क्या देने हैं? लैंड को खोद के उसमें पैसे डाल देने। लैंड के पैसे लैंड लॉर्ड को देने हैं। मैं कह रहा हूँ जमीन को दिए, लैंड को दिए। लैंड का मतलब लैंड ने आगे पैसे लिए, लैंड का मालिक। घर किराए पे लिया, ऑफिस किराए पे लिया, तो पैसे किसको दिए? आप यही कहेंगे यार ये पैसे हम रेंट दे रहे हैं लैंड का, लेकिन ले कौन रहा है? जो उस घर का मालिक है। तो जमीन के मालिक उसके पैसे के, तो इंडिविजुअल है ना, खर्च करेगा। ठीक होगी बात? मजदूर कौन है? इंसान है ना, तो पैसे उसको दिए, वो खर्च करेगा, तो पैसे देके चीजें ले लेगा। इसी तरह बैंकर जिससे हमने पैसा लिया था, मशीन खरीदी थी, वो भी क्या है? इंसान है, जिसने सेव करके पैसे हमें दिए, हम उसको पैसे देंगे, वो अपनी चीजें खरीदेगा। और एंटरप्रेन्योर, वो भी एक ह्यूमन है, वो भी एक ह्यूमन है, आइडियाज रखता है, वो एक ह्यूमन है, उसके पास जो पैसे बचेंगे वो भी चीजें। इस तरह ये तीनों चारों क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे, जो जो चीज चाहिए खरीद लेंगे, और उसके बदले वो पैसा दे देंगे। राइट? अब आखिरी मजे का काम क्या है? जो चीजें लेके आएंगे उसको बैठ के खाएंगे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। चिप्स का पैकेट ले आए, खाओ बैठ के, एंजॉय करो। नान चने ले आए अंडा डलवा के गोगे से, ये गोगा बड़ा मशहूर है, ये ब्रेकफास्ट मार्केट। अब खाओ बैठ के। तो सबसे मजे का काम क्या है? पैसा कमा लिया, मजे की जैकेट पहनो, घड़ी खरीदो, मोबाइल लो, लैपटॉप खरीदो, और इसको खर्च करो। ये आखिरी काम सबसे मजे का है। पता है क्यों? ये आप करते हैं। अभी तो कंजम्पशन ही कर रहे हैं ना, मजे का काम है। क्या जी कहता है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जनरेशन। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, किसी ने तो सोने नहीं दिया। अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, मेहनत करवाई, अब आ गया पैसा। अब ये आखिरी मजे का काम करो। एवरी इंडिविजुअल हैव सम नीड्स व्हिच ही wants to satisfy and is only possible by consuming different goods and। तो ये तभी तसल्ली होगी, सुकून आएगा जब हम इन्हें कंज्यूम करेंगे। भूख तब भी मिटेगी जब खाना खाएंगे, ठीक है ना? और गाड़ी का मजा तब भी आएगा जब उस पर सैर करेंगे या कहीं आए जाएंगे। राइट बच्चों? तो अब ये चारों चीजें पूरी हो गई, तो एडम स्मिथ वाला मामला खत्म हो गया। लेकिन एडम स्मिथ की डेफिनेशन किताब में नहीं लिखी। इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि 1776 में पूरे यूरोप में चर्च का राज था। चर्च समझते हो? यानी कि जो पॉप्स थे ना, वो ज्यादा हुकूमत चलाते थे, हुक्मरान एवं ही होते थे, फिलोसफर भी बस एवं ही होते थे। तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, फिलोसफर जो माहिर इखलाकियात के ने। उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट तुमने बनाया है ना,
इसके नतीजे में लोगों को दौलत से मोहब्बत पैदा होगी। इसके नतीजे में लोगों को दौलत से मोहब्बत पैदा होगी। तो उन्होंने कहा इससे अफेक्शन बढ़ेगी, किसके साथ? दौलत के साथ। और इंसान मशीनें बन जाएंगे। उनके जहन में तालीम हासिल करते ही पहला मकसद होगा पैसा कमाना। तो पहले दिन ही पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे। और ह्यूमन जो होंगे वो पैसे कमाने वाली बन जाएंगे मशीनें। और उन्हें इखलाकी इकदार का पता ही नहीं होगा। तो ये इस पे तनकीद हो गई। अब तनकीद हो गई तो नुकसान ये हुआ कि लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं, सब्जेक्ट वहीं पढ़ा रहा। अगली डेफिनेशन जाके मिली हमें कहाँ से बच्चों? एल्फ्रेड मार्शल। ये एल्फ्रेड मार्शल, मैंने तस्वीर इसकी भी लगा दी, प्यारी नहीं है लेकिन देख लो। एडम स्मिथ की भी लगाई थी। एडम स्मिथ के तो बाल ही बड़े प्यारे। हमारे तो बाल ही नहीं है ना वैसे। देखो कितने बाल थे। यहाँ ट्रांसप्लांट थोड़ा करा लेता ना, थोड़ा पफ भी होता तो बड़ा अच्छा लगना। चलो कोई नहीं, खैर। अच्छा बच्चों नहीं। अब ये जो है ना बच्चों, क्या आ गया? ये आ गया एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन कम दी है, गिले शिकवे ज्यादा दूर की। यानी कि डेफिनेशन पढ़े, लगता है डेफिनेशन है ही नहीं, पर गिले शिकवे दूर कर रहा है। क्या गिले शिकवे दूर कर रहा है? कहता है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और कब जाके कह रहा है? यानी 100 साल तक सब्जेक्ट ग्रो ही नहीं कर सका। और जाके प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखी है इसने, 170-80 सफ़े की किताब है। नहीं ज्यादा है मेरा ख्याल है। मैंने इसकी शक्ल तो दिखाई थी यहाँ पे कहीं, है ये वाली किताब, है ना? अच्छा, और कहता है क्या? ये तो मैनकाइंड की स्टडी है। ये क्या स्टडी करती है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एग्जामिन करती है इंडिविजुअल पार्ट ऑफ सोशल एक्शन एंड मोस्ट लाइकली कनेक्शन विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। यानी दौलत को ना जरा कम ही जिक्र किया है। कहता है ये एक रोजमर्रा जिंदगी का इल्म है। और ये मालूम करता है इंसान पैसे कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है। यही मतलब निकलता है ना। क्या हाल है? पढ़े जरा बच्चों, आप भी पढ़े, देखें यही बनता है मतलब। ये बनीनो इंसानी का, मैनकाइंड का मुताला है। और बताता है पार्ट ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन यानी कि इज्तमाही कोशिश, जिसके नतीजे में इंसान क्या करता है बच्चों? अटेनमेंट ऑफ मटीरियल रिक्वेस्ट, यानी जिस्म को बरकरार रखने के लिए, अपनी वजूद को बरकरार रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान कहाँ से लाता है और कैसे खर्च करता है। समझ आती बात की? अच्छा, तो अब देखा जाए ना तो इसके सब्जेक्ट में ज्यादातर जो इसने फिर डेफिनेशन दी, इसने ज्यादातर डेफिनेशन कौन सी दी है? डे टू डे अफेयर। इसके नजदीक इकोनॉमिक्स डे टू डे अफेयर्स का मुताला है। और कहता है वेल्थ इज सेंट्रल इंटरेस्ट एरिया। लेकिन मसला ये है कि वेल्थ इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि ये सोर्स ऑफ वेलफेयर है, सोर्स ऑफ। पैसे नहीं होंगे तो दवाई कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं होंगे कपड़े कहाँ से आएंगे? लिहाजा वेलफेयर का जरिया है। तो उसकी डेफिनेशन को अगर देखो ना, एडम स्मिथ की तो डेफिनेशन है ही कोई नहीं। उसकी तो किताब है ना जिसको हमने डिस्क्राइब करके ये समझ लिया कि वो कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। यानी नतीजा निकाला है तो उसके नजदीक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इसलिए वो कहता है, डिस्क्राइब किया है कि ये बनीनो इंसानी मैनकाइंड का मुताला है। ये गौर करती है इस चीज के ऊपर कि इंसान कैसे पैसा कमाता है और कैसे मटेरियल वेलबींग को हासिल करता है। कमाता कैसे और खर्च कैसे, यही मतलब होगा ना। इंसान पैसा कमाता कैसे और। तो इसका बेसिक नजरिया किस पे जाता है? मैनकाइंड पे। और दौलत को किसका जरिया समझता है? किसका जरिया समझता है बच्चों? वेलफेयर का, कि पैसा कमाएंगे। दौलत सेंट्रल एरिया है, कहते हैं है सेंट्रल इंटरेस्ट है हमारा दौलत। लेकिन दौलत में इंटरेस्ट क्यों है? कि दौलत से हमें मोहब्बत नहीं है। दौलत जरिया है फलाह व बहबूद का। सड़क पैसों से बनती है, सिग्नल पैसों से लगता है। ठीक है जी। क्या हाल है बच्चों? स्कूल पैसों से खुलते हैं, दवाइयां पैसों से आती हैं। तो ये वेलबींग के लिए हम सोच रहे हैं, राइट बच्चों? अब बात तो मुश्किल नहीं लग रही कोई। अच्छा, हम इसको यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है आज। एडम स्मिथ और मार्शल, कितना पेज हुआ होगा किताब का? किताब खोली बच्चों ने? नहीं नहीं, 2-3 नहीं होंगे। बहुत मुश्किल 1 पेज होगा। क्या हाल है बच्चों? देखो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से शायद कुछ हो। पेज बता दो बच्चों। ये सारी डिटेल मैंने वहीं से ली है। ये बुक कौन सी है? आई कैप की बुक पढ़नी होगी, बुक हमने पढ़नी है।
आई कैप की इकोनॉमिक्स की जो बुक है हमने वही पढ़नी है, आज भेज देंगे शायद आपको पीडीएफ में हम। ठीक है, दिखाइएगा जरा, मैं पेज बता दूं आप लोगों को। क्या बेटा पेज 3, पेज नंबर 3। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने कहाँ से ली है? अच्छा, मेरी जो स्लाइडें होंगी ना, उस पर तस्वीरें तस्वीरें होंगी बस, बाकी सारी डिटेल कहाँ से आएगी? आई कैप की बुक से। वजह क्या है कि पेपर आई कैप की बुक से आता है। इससे कई ज्यादा आसान किताब मेरी अपनी भी है, इससे कई ज्यादा आसान किताब जो है वो मैंने एक कॉलेज को लिख के दी थी, बच्चे वो पढ़ लेते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर पेपर इसमें से बना रहा है। तो जब एग्जामिनर पेपर इसमें से पढ़ा रहा है तो हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? जहां से पेपर, देखिए दाया में 5-10 पॉइंट तो ऐसे ही लूज हो जाएंगे सिर्फ किताब गलत पढ़ने से। क्या ख्याल है, तो करने चाहिए लूज? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम किताब वही पढ़ेंगे जो आई कैप की है। ठीक है, तो पहली बात हमें ये समझ आएगी किताब कौन सी पढ़ेंगे, आई कैप की। अब सवाल एक ये पैदा होता है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक है जी, तो आज पहला दिन है, आज ही तय कर लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। हमें जो बात है समझ आई है सारी? तो हम अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा, तो हमें ये चाहिए कि हम इसके नोट्स बना लें। क्या करें? अगर बहुत अच्छा पढ़ना है तो नोट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये चैप्टर कितने पेज का है, गिने जरा बच्चे, टोटल कितने पेज का चैप्टर है? 15 पेज का है। ठीक है ना, दोनों साइड के काउंट करके। हाँ 14। तो ये 14 पेज को ना आपने, ये जो आपकी कॉपी है इसके 5 पेज पे लिख के दिखाएं। क्या मतलब? मेन पॉइंट्स पिक कर ली, यानी समुंदर को कतरे में बंद करना। समुंदर को कतरे में बंद करना है, वो इलम जो लिखा है कितनी के पेजों पे? 17, उसे 5 पेज पे ले। ये सबसे बेस्ट नोट्स होंगे अगर आप ये बना लें। ठीक होगी बात? तो पहला पढ़ने का अच्छे से अच्छा तरीका मैंने क्या बताया? सारा पढ़े, लेकिन सब कुछ लिखना नहीं है। देखिए, अगर तो ये पेपर होता ना, थ्योरेटिकल आंसर शीट आती और आपने लिखना होता, तो मैं कहता तफसीली नोट्स बनाए। अब 17 सफे को आप 40 सफों में ले जाए, नोट्स बनाए, लेकिन ऐसा पेपर आना नहीं है। पेपर आना है एमसीक्यूज में। पेपर किस में आना है बच्चों? तो जब पेपर एमसीक्यूज में आना है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इतने नोट्स बनाने की? तो नोट्स क्या होने चाहिए? पेपर के मुताबिक। और पेपर के मुताबिक तरीका क्या है कि 17 सफे को उठा के 5 सफों पे अपने पे लिख। ये है सबसे अच्छा तरीका। इससे थोड़ा हल्का तरीका, वो बच्चे जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, घर जाके फिर कॉपी पकड़े फिर लिखें, जाहिर है नाजुक मजाज लोग होते हैं, वो किताब के ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ ना साइडों साइडों पे, इसी पे लिख लुक लें। ठीक है जी, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने ये क्या पढ़ा था। लेकिन याद रखें, जो बच्चा वो पेज बनाएगा ना, वो उनसे आगे निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब वो आखिर में इसको वाइंड अप करेगा ना, तो 5 × 13 कितने पेज होंगे उसके पास? 5 × 65 पेज के उसके नोट्स होंगे। वो जब कल पेपर होगा, आज बैठेगा तो 2-3 घंटे में सारा रिवाइज कर लेगा। चूंकि उसकी, उसने क्या किया, उसने जैसे होता है ना दरवाजा खोलना है तो एक इतना सा ताला होता है ना, उन्हें ताला पकड़ लिया बस। जब खोलना होगा चाबी लगाएगा, दरवाजा खोल लेगा, वो जल्दी कर लेगा काम। ठीक है, लेकिन जो बच्चा नोट्स पे नहीं बनाता, किताब पे भी नहीं लिखता, उसे पूरा दरवाजा उस दिन घड़ के लगाना है। तो कड़के लगाने में क्या लगेगा? पहले लकड़ी लाएगा, फिर काटेगा, तो टाइम लगेगा ना। तो ताला बनाना आसान है, चाबी, ताले की चाबी बनाना आसान है, लेकिन पूरा दरवाजा बनाना मुश्किल है। तो उसका कल पेपर होगा, उससे रिवाइज नहीं हो रहा होगा, तो वो फिर कहीं दीवार में टक्कर दे मारे, कोई छत से कूद जाए, तो ये फिर उसकी मर्जी है। लेकिन हमने तरीका क्या बताया है? लेकिन आप यकीन करें, आज से 5-7-8 दिन बाद ना, कुछ बच्चे उठेंगे, सर इसको पढ़ना कैसे है? तो मैं क्या बता रहा हूँ अभी, पढ़ना कैसे है? लेकिन 7-8 दिन फिर बच्चे कहेंगे सर हमें समझ ही नहीं आ रही पढ़ना कैसे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो पिछली क्लासों से पढ़ के आए हैं ना, जेहन में वही है। कोई गाइड मिल जाए, कोई दरसी मॉडल पेपर मिल जाए, कोई गेस्ट पेपर मिल जाए, तो टीचर के हाँ ये लो, ये 5 पेज ये पढ़ लो, तो मैं कहूँ हाँ हाँ सर अब समझ आई बात, ये 5 पढ़ लें। भाई मैं
बता रहा हूँ कि मैं नोट्स बना देता हूँ लेकिन मेरे नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। आप चीज को समझ के अपने अल्फाज में लिखो जिससे आपको जल्दी रिवाइज हो जाए चीज। ठीक है ना। वे हर बंदे का क्लू लिखने का तरीका क्या होता है, दूसरे से अलहदा होता है ना। फिर मैं आपसे कहूँ ये मेरा फोन नंबर है या ये मेरे घर का वाईफाई का पासवर्ड है, इसे इस तरह लिखो कि तुम्हें समझ आए, क्या है दूसरे को ना समझ आए। तो कोई बच्चा क्या लिखेगा, ग्रीक साइन में ला देगा, कोई अलिफ बे पे में लिख देगा, कोई ABC कर देगा नंबर को, ऐसे ही करेगा ना। उसे पता है कि क्या लिखा है। जैसे सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर आप कर सकते हैं, तो ये आपके सिग्नेचर नोट्स हैं, सिर्फ आपको पता है आपने क्या लिखा। राइट बच्चों। तो इसलिए इसको 5 पेज पे ले जाएंगे। सही है। और पेपर कैसा आएगा, पेपर आएगा MCQs में। 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों। और 2 घंटे के पेपर में पता है क्या होगा, आपको MCQs सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आपको MCQs सॉल्व करने होंगे। और वो जो MCQs आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, वो 50 आएंगे 2 घंटे में। कितने? 50। हर एक की 4 ऑप्शन जैसे होती हैं वैसे ही है। और जो बच्चा 25 सही कर देगा वो पास हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह करके आपका पेपर आएगा। ठीक है जी। पेपर पैटर्न समझ आया है। 2 आवर्स का पेपर होगा, 50 सवाल होंगे, और उसमें से जो बच्चा 25 सही कर देगा वो पास हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये, पेपर कागज पे आएगा नहीं, पेपर कंप्यूटर पे आएगा। किस पे आएगा? कंप्यूटर पे। आप कंप्यूटर पे पेपर देने जाएंगे, और जो कंप्यूटर पे आप पेपर देने जाओगे ना बच्चों, वो जो आप मतलब वहां पे रेडियो बटन लगे होंगे, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, माउस होगा, आप जाके जो सही ऑप्शन हो उसको बटन दबा दोगे। और आखिर में 50 50 सवालों को नीचे सबमिट बटन लगा होगा, वहां जाके आप क्या करोगे, उनको सबमिट कर दोगे। राइट बच्चों। को बात समझ आती है कि पहली भी गई? आ गई समझ, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब बातें आपको समझ आती हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे सलीम साहब ने डरा दिया। कहने लगे यार नई क्लास आ रही है, बच्चे को इतने समझदार नहीं, समझ समझ कोई नहीं आती इनको, तुम पढ़ाओगे अब अल्लाह मालिक। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं यार बच्चे कैसे डमी आ रहे हैं, डफर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं पता कोई नहीं। डर तो लगता है ना बच्चों, क्या ख्याल है? नहीं भाई, नए बच्चे हैं, पढ़ाना भी है, क्या कराना है कुछ पता नहीं होता। अच्छा बच्चों, ये देख रहे हो ये सवाल दिए हैं, ये सवाल जो है ना बच्चों यही पेपर में आ जाते हैं, है ना जी। देखो जैसे अभी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखो, ये सवाल समझ आ रहा है आपको? ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1.11 देखो। 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रही बात? यहाँ बटन लगा होगा, आप क्या करोगे, आप उस बटन के ऊपर जाके इस तरह से करके तो क्लिक कर दोगे। यूं बटन ही दबाओगे तो क्लिक हो जाएगा कि ये वाले ऑप्शन। क्योंकि नॉट है ना, तो वो सिलेक्ट करना है जो नहीं। राइट जी। तो ये इस तरह करके आसान सा पेपर है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, पूरे आई कैप के रिजल्ट में आधे बच्चे पास होते हैं, आधे फेल हो जाते हैं। पता नहीं करते क्या है। ये देखो कहता है विच वन इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स वो होता है जिसपे पैसे लगे, जिसपे पैसे लगे वो इकोनॉमिक, यानी जो खरीदा जाए, जो ना खरीदा जाए वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। तो कहता कौन सा रिसोर्स इकोनॉमिक नहीं है, तो बताओ कौन सी चीज है जो तुम खरीदते नहीं हो, मुफ्त मिलती है। ये क्योंकि ये हमसे मुआशी एफर्ट नहीं ना मांगती, बगैर कोशिश के मिल जाती है। सूरज की लाइट, हवा, ये मुफ्त मिलती है हमें। लेकिन पानी की बोतल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, ये कैसे मिलता है? और वो हमें मजबूर करते हैं काम करो पैसे कमाओ फिर मिलेगा। इसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो इकोनॉमिक गुड्स हैं। और ये कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक। राइट बच्चों। इस तरह का पेपर आएगा। मुश्किल तो नहीं करती बात कोई। पेपर पैटर्न समझ आ गया। अब मैंने आज के लेक्चर में आपको 2 डेफिनेशन कराई इकोनॉमिक्स की, पढ़ने का तरीका समझाया, और साथ मैंने पेपर का पैटर्न, तीनों चीजें समझ आ गई। ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है। तो बाद में बच्चे कहते हैं वो सर ये नहीं बताया हमें पढ़ना कैसे। भाई पढ़ना ही, वो कुर्सी पे बैठना है, किताब रखनी मेज पे बैठ के पढ़ना है। बात हो तो ठीक है जी। कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेट सीधे जाना है, किताब छत पे चिपका देनी है, कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है।
और जिन बच्चों ने, आप में से मेडिकल के कितने बच्चे हैं, एमडी कैट किया आप लोगों ने? या एमडी कैट का कॉन्सेप्ट तो होगा, नहीं भी किया तो जो एमडी कैट है ना, बिल्कुल वही तरीका है, वैसे ही पेपर आएगा एमसीक्यूज बेस। समझो जैसे एमडी कैट की आपने तैयारी की है ना, वैसे ही तैयारी होगी। सही है जी। और जो इन्होंने ई कैट की है उनकी, बाकी आईकॉम वाला बच्चा है कोई? आईकॉम, आईकॉम का कोई नहीं। प्री इंजीनियरिंग के कितने बच्चे हैं? प्री इंजीनियरिंग, अच्छा इसमें मतलब यहाँ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दो बच्चे हैं, दो तरह के। और एफए किया किसी ने? एफए